गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो कल तो हमने इंट्रोड्यूस किया था कुछ लाइगेंड्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और दिस द लेक्चर नंबर 2 ऑफ अवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आज हम कुछ हद तक एंटर कर जाएंगे चैप्टर में, ठीक है सर? इन ब्रिज बॉन्डिंग यू टॉट दैट बी CH3B bond is sp3 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 and you gave reference of the organic SN2 attack where intermediate is TBP and you said it's sp3, but in organic you taught sp2 इसका इंटरमीडिएट SN2 का बोल रहे हो क्या? SN2 का इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा है। मैं बता दे रहा हूं आपको, जो डाउट है आपका। मैंने sp2 बोला है, sp2 अगर बोला होगा तो वो शायद ही बोला होगा, वैसे sp2 तो नहीं लगता बोला होगा मैंने। लेकिन सुनो, बता रहे हैं किस सेंस में बात हुई होगी, वहां पे ऐसे बात हुई होगी और ये तुम्हारा ऐसा रहता है अपना SN2 में जो इंटरमीडिएट है वो कुछ इस तरह का रहता है ना, ऐसे ये आगे ये पीछे की तरफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है। SN2 इंटरमीडिएट ना, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप दिखता है, बट हम यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो sp3d नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स नॉट करेक्ट। कि d कहां से आ जाएगा? d तो हो नहीं सकता। तो एक्चुअली आप यहाँ पे क्या जानना चाहते हो? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं बोलेंगे इसका, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि ये है तो यार sp3 ही बोला जाएगा इसको। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ऐसा बोला होगा कि यार ये sp3d जैसा दिख रहा है, बट sp3d बोलना ठीक है नहीं। बिकॉज sp3d क्यों होगा ये? बिकॉज डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन एज सच हम इसमें डिफाइन नहीं करेंगे कि यार कि कोई हाइब्रिडाइजेशन है इसका। बट ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये प्लेनर काइंड ऑफ दिखता है, ये प्लेनर काइंड ऑफ दिखता है। एक बार मुझे थोड़ा सा बताना कि मैं कौन से मिनट में मैंने sp2 बोला है इसको। अगर sp2 बोला है तो कुछ सेंस कुछ और तरीके से कुछ बोला होगा। एक्चुअली में ऐसा कोई ना तो sp3d बोला होगा ना तो sp2 बोला होगा। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने sp3 इसको या sp2 कब बोला है, कहां बोला है। मैं बता दूं, अगर आपसे इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन इंटरमीडिएट में पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए कोई खास डिफाइंड नहीं है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप ज्योमेट्री है ये बोल सकते हो आप, टीबीपी ज्योमेट्री इसकी है ये बोलना ठीक है। बट इस पॉइंट पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं बोलेंगे। और रही बात आपकी ब्रिज बॉन्ड वाली, तो यहां पर सिंस इसके अराउंड जो एंगल है ना B2H6 में, क्या है कि सिंस इसके अराउंड जो एंगल आपको देखने को मिलता है ये कुछ टेट्राहेड्रल एंगल काइंड ऑफ दिखता है। और बोरॉन के लिए हम sp3 ऑर्बिटल डिफाइन कर सकते हैं, तो इस वजह से यहां पर हम sp3 बोल देते हैं इसको। बट यहां पर मैं एक बार फिर से देखूंगा मैंने कहा sp जो भी sp2 बोल रहे हो बोला है, क्लेडन सीरीज में बोला है बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोला है मैंने तो उसको मैं देखूंगा कहां पे बोला है, फिर मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्लेडन सीरीज मतलब यूट्यूब वाली सीरीज की बात कर रहे हो क्या? तो उसमें बोला होगा कहीं, हो सकता है, तो देखता हूं मैंने क्या कहा है। वैसे इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन का टेंशन मत लो, कुछ हाइब्रिडाइजेशन का इसमें कोई ज्यादा कोई टेंशन नहीं। हाँ, टीबीपी ज्योमेट्री है ये बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट।
मैं देख लूंगा एक बार अगर मैंने sp2 बोला है कहीं तो। चलो आगे बढ़ते हैं आज। तो कल हमने बात की थी हाँ, तो CH3 का तो sp3 होगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज वाले में कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज वाले में वही होगा। चलो, तो हमने पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर की बात करनी। कल हमने बात की थी कि वो लाइगेंड्स जो कि सिग्मा देते हैं और वापस ले लेते हैं पाई में, तीन तरह से वो वापस लेते हैं पाई बॉन्ड बनाते हुए। एक तो वो पाई स्टार में लेते हैं वापस, एक तो वो वेकेंट डी में लेते हैं, और हाइड्रोजन के लिए बताए थे वो सिग्मा स्टार में भी ले सकता है वापस। आज पाई डोनर पाई एक्सेप्टर पढ़ेंगे। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर एक बचा था ना, यहां पे लिखा हुआ था पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, एक रह गया होगा, देखिएगा। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर का मतलब क्या है, देखो फिर से बेटा, यहां पर पाई एक्सेप्टर में लिख रहा हूं, इसका मतलब कि वो जो बॉन्ड बना रहा है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है वो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें मैं उन लाइगेंड्स को लिखना चाहता हूं विच डोनेट्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, which donates pi electron cloud but accepts the electron density in vacant pi star। अब आप थोड़ा सोचो, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है? थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू चलेगा। आज की क्लास थोड़ी धीरे चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा धीरे चलाएंगे अपन, थोड़ा लाइगेंड वाइगेंड के बारे में सीख रहे हैं ना, तो आराम से चलते हैं। चलो, जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो क्या आंसर है? तो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो सिग्मा डोनर है, यहां से देता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, वापस वो एक्सेप्ट करता है पाई स्टार में, वो एक्सेप्ट पाई स्टार में करता है, वो बात अलग है। वो एक्सेप्ट पाई स्टार में करता है, बट वो देता कहां से? वो देता तो सिग्मा बॉन्ड है, अपने लोन पेयर को दे रहा होता है वो। ओके, वो अपने लोन पेयर को दे रहा होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल में नहीं आएगा। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं, इसके एग्जाम्पल में आएगा इथीन। जैसे देखो इथीन, एग्जाम्पल इसका बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल इसका इथीन C2H2, दिस इज द एग्जाम्पल इथीन। ये लोग क्या करते हैं, ये मेटल है, तो मेटल के खाली ऑर्बिटल में ये लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, ये लोग मेटल के खाली ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन दिए और वापस जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ये पाई स्टार में ले रहे हैं। तो दे आर पाई डोनर पाई स्टार एक्सेप्टर। ठीक है, पाई डोनर पाई स्टार में वापस ले रहे हैं, ये इसके एग्जाम्पल में आएंगे। अब बात ये है कि जैसे हमने डेंटिसिटी एक टर्म डिफाइन की थी हमने डेंटिसिटी एक टर्म डिफाइन की थी, डेंटिसिटी। ये टर्म हमने किसके लिए बोला था? ये हमने बोला था नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स, कि भाई कोई एक तरफ से दे रहा है, कोई दो तरफ से दे रहा है, उस हिसाब से हमने टर्म डिफाइन किया था डेंटिसिटी। वैसे ही यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। अब ये हेप्टिसिटी क्या होता है? ये स्पेशली इन लाइगेंड्स के लिए है जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। ध्यान से समझना, ये स्पेशली उन लाइगेंड्स के लिए है जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। वी आर डिफाइनिंग अ टर्म फॉर देम एंड दैट इज हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी में लिखेंगे आप, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन्वॉल्व। कितने डोनर एटम्स इन्वॉल्व हैं, ये कैसे पता चलेगा सर? देखो, वो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो डोनेट हो रही है, आपको ये देखना है कि वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कितने एटम्स का हक था, या फिर और अच्छे से बोलूं तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कितने एटम्स पे वो डीलोकलाइज था।
वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम्स में डीलोकलाइज था, उसको हम हैप्टिसिटी बोलते हैं लिगेंड। ये टर्म डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताएंगे, जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताएंगे। पहले ये टर्म लिखो, नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन्वॉल्व, और ऐसे भी सोच सकते हो नंबर ऑफ एटम्स on which donated electron cloud was dispersed. Donated electron cloud was dispersed. Okay, so this is called hapticity. Donated electron cloud was dispersed. इसको डिनोट करते हैं, ऐसा एक टर्म है ईटा, ऐसा ईटा, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले इतना लिख लीजिए, देन जैसे कि देखो बेटा आपके पास C2H2 है ना, ये C2H2 या फिर CH2CH2, इसमें आप देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट हो रहा है, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट हुआ, ये डोनेट हुआ, फिर वापस भी मिल गया इसको इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। ये डोनेट हुआ, ये वापस मिला, तो इसके नाम के पहले लिखेंगे हम ईटा2, ऐसा नाम के सामने क्या लिख दिया जाता है, ईटा2 C2H4, ऐसे लिख दिया जाता है। अभी एक्चुअल नॉमेनक्लेचर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं बस डिनोट करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे लिखते हैं ईटा2 C2H4, इससे समझ में आ जाएगा कि ये पाई डोनर का काम कर रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल ये हुआ, दूसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, थोड़ी सी ऑर्गेनिक लग रही है, बेसिक सी ऑर्गेनिक यहां पर, ठीक है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक। तो देखो बेटा ये जो पाई बॉन्ड है, ये आपको पता है ये ब्यूटाडाइईन है, दिस इज ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन। तो अगर आप समझे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इस तरह से डिस्पर्स्ड है, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अगर ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये क्या कुछ ऐसा नहीं है, ये देखो ऐसा, इसका हाइब्रिड ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, दिस इज द हाइब्रिड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है मेटल को, ऐसे मेटल को ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट, हाँ फिर वापस भी मिल जाएगा इनको पाई स्टार, ये डोनेट होती है, इस तरह से डोनेट होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये देखिए इसके नाम के पहले ऐसा लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4, ये 4 एटम्स हैं जिसमें ये डोनेट होने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व है। तो ईटा4 C कितने हो गए कार्बन, C4H6, तो ऐसा लिखा है ईटा4 C4H6। अच्छा हम क्या मानेंगे कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हम क्या मानेंगे, अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड क्या मानेंगे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमको लगता है ना यार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे हम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डोनेटेड, how many electrons have been donated, tell me, yes we will consider it as 4, ठीक है। फील करने की कोई कोशिश मत करना अभी कि सर इसको ड्रॉ करके बताओ कैसे जाएगा कैसे आएगा, नहीं वो सब नहीं हो पाएगा, पाई डोनेशन के समय वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। बस हाँ 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब ईटा4 लिखा हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, 4, बिल्कुल 4 ही मानना है, 2 नहीं मानना है, ठीक है। ये डाउट देखो 1-2 लोगों का आंसर 2 आया ना, ये डाउट रहता है, कोई बात नहीं अभी से क्लियर कर लो, ये 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं ऐसा ही मानना है। अच्छा अभी देखो बेंजीन की भी बात करते हैं, तीसरा बेंजीन, ये देखो बेंजीन भी लाइगेंड है। देखो भाई अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ है, अभी हम सिर्फ लाइगेंड के बारे में सीख रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से एकदम। अब ये बेंजीन, तो बेंजीन में ये कुछ पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट होती है, ये वाली डेंसिटी, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आप देख सकते हैं कि ये 6 कार्बन एटम्स पे डिस्पर्स्ड है, तो ईटा6 C6H6, और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो हम बोलेंगे 6 डोनेट किया।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड में 6 मानना है, 6 मानना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड में 6 मानना है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब आप समझ लीजिए। अब एक और मैं बात करता हूं, समटाइम्स थोड़ी कंफ्यूजिंग सिनारियोस पैदा हो जाती हैं, जैसे कि समटाइम्स थोड़ी कंफ्यूजिंग सिनारियोस पैदा हो जाती हैं। सपोज करो आपके पास है ये, अगला एग्जांपल लिखिए, there's a minus charge and this is cyclopentadienyl, cyclopentadienyl, ओके। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या कर सकता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुना, ये पाई डोनर तो है, ये पाई डोनर है, अगर ये कहीं ऐसा लिखा हुआ है eta1 एंड दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, C5H5 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 eta1 C5H5, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बने हैं? देखो ये जब पाई डोनर वाली बात आएगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बने कि दो बने उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ज्यादा सिग्निफिकेंस इसका होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। तो आप नॉर्मली जैसे सोचते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड आप सोच लीजिए, लेकिन उसका कोई खास सिग्निफिकेंस होगा नहीं। हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं गिनेंगे, हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। जब हम पाई डोनर की बात करते हैं तो ज्यादा सिग्निफिकेंस उस बात की होती है। ऑल्दो 2 इलेक्ट्रॉन लैग हो रहा है क्या? कंफर्म कर दो अगर लैग हो रहा है, बताओ यार, नॉर्मली होता नहीं है बट बता दो। तो देखो ये है eta1 C6H5, सपोज eta1 C5 नो लैग, ओके फाइन। eta1 लिखा हुआ है बेटा, eta1 का मतलब है कि ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। eta1 मतलब ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है, यस, ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है, सिग्मा डोनर, एस, ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है। और जब ये सिग्मा डोनर की तरह काम करता है ना, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये ध्यान से सुनना इस बात को, जब ये सिग्मा डोनर की तरह काम करता है तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन वापस लेना मुश्किल हो जाता है, ओके। इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन वापस लेना मुश्किल हो जाता है, तो जो एक्सेप्टेंस है ना ये थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है ऐसे केसेस में। तो ये एक तरह का मैं बोलूंगा थोड़ा क्लासिकल बिहेवियर दिखाता है, थोड़ा क्लासिकल बिहेवियर दिखाता है। अभी कंफ्यूजन आ रहा होगा थोड़ा मन में आपके, मैं बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। जब ये देखो, जैसे इथीन है, ध्यान से सुनना, इथीन है, इसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन दे दी, जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन चला गया ना तो एंटी बॉन्डिंग और ज्यादा एक्सपोज हो गया, एंटी बॉन्डिंग थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, ऐसे समझो आप। ये बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया, ये बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग डोनेट होता है, पाई बॉन्डिंग डोनेट होता है तब एक्सेप्टेंस थोड़ी आसान हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि जब ये इधर से डोनेट होता है ना, जब ये डोनेट होता है तब ये मेटल और इसके ऑर्बिटल्स ना अच्छे से अलाइन भी हो पाते हैं प्रॉपरली। ये पाई स्टार की मैं बात कर रहा हूं, पाई स्टार की मैं बात कर रहा हूं, तब ये और अच्छे से अलाइन भी हो पाते हैं। जब ये पाई जाएगा तो पाई स्टार इस मेटल के साथ बेटर अलाइनमेंट में रहता है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं। और आप ये समझिए जब सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जाता है, सिग्मा से, तो पाई स्टार में एक्सेप्टेंस थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब आप बोलोगे सर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे हो रहा था? वो अलग केस है यार, कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग केस है, उसमें बॉन्ड ही एक है, यहां पर पाई स्टार बैठा भी हुआ है। और ऑक्सीजन अगर आ जाता है तो पाई स्टार की एनर्जी और कम हो जाती है। ऑक्सीजन वगैरह आ जाने से ना पाई स्टार की एनर्जी थोड़ी और कम हो जाती है। याद करो, कार्बन जब ऐसा कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप में जब आप अटैक कराते हो न्यूक्लियोफाइल्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो आसानी से हो जाता है। लेकिन वही जब आपके पास
वही जब आपके पास C डबल बॉन्ड C होता है और आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो, तो ये अटैक तो नहीं होता ना उतने आसानी से, ये अटैक तो नहीं होता उतनी आसानी से, बट ये अटैक हो जाता है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अगर पाई स्टार है तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती, तो यहां भी ऑक्सीजन के साथ पाई स्टार है तो इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती, इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती, तो यहां पर काम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा यहां पॉसिबल ही नहीं है, बट ये थोड़ा क्लासिकल टाइप बिहेव करने लगता है जब ये सिग्मा से डोनेट करेगा। जब ये सिग्मा से डोनेट करेगा तो काइंड ऑफ क्लासिकल बिहेवियर ये शो करने लगता है। तो ईटा 1 लिखा हुआ है तो आपको ऐसा समझना है कि इट इज अ सिंपल सिग्मा डोनर, इट इज अ सिंपल सिग्मा डोनर। लेकिन लेकिन ये तो और भी वेराइटी शो कर सकता है, ये तो और भी वेराइटी शो कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये माइनस तो रेजोनेंस भी कर रहा है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ईटा 5C5H5, इसका मतलब क्या समझना है कि ये पाई डोनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब समझना है ये पाई डोनर की तरह काम कर रहा है। पाई डोनर है तो पाई स्टार में एक्सेप्टेंस थोड़ा आसान हो जाता है, पाई डोनर है तो पाई स्टार में एक्सेप्टेंस थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? अरे वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वो आपको पता नहीं करना है, ठीक है, मेरी बात को समझो। वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नाम के सामने इसके लिखा रहता है, इसीलिए ये टर्म डिफाइन किया गया। अब समझो मेरी बात, ये टर्म क्यों डिफाइन किया जा रहा है हैप्टिसिटी? क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ ऐसे लाइगेंड्स हैं जो कभी सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहे हैं, कभी पाई डोनर की तरह काम कर रहे हैं, कभी 5 इलेक्ट्रॉन पाई डोनर की तरह काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इस वजह से अब देखो ऐसा भी होता है, पता है, ऐसा भी होता है, यही सेम C5H5 ईटा 3 ऐसा भी होता है। ईटा 3 मतलब एक पाई बॉन्ड अनटच्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा है, इसको कुछ ऐसे समझना पड़ेगा, ये पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ये पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। यहां पर ये जो माइनस डेंसिटी है ये यहां पर ये जो माइनस की डेंसिटी है ये कुछ इस तरह से, और ये वाली डेंसिटी बस डोनेट हो रही है, ये डेंसिटी ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये भी अभी पाई डोनर है और अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट कर रहा है, वापस पाई स्टार में एक्सेप्ट कर रहा है। इसको लिखेंगे ईटा 3C5H5। तो कुछ भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, और आपको पता नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है, आपको लिखा हुआ है, बस आपको एक बार समझ आनी चाहिए, हाँ ठीक है यार इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, बस ये समझना है। जैसे देखो एलाइलिक की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब ये आपका ऐसा भी लिख सकता है इसको ईटा 1 C3H5 C3H5 ईटा 1। तो जब ये ईटा 1 लिखा हुआ है तो क्या समझना है आपको कि सिग्मा डोनर है। ईटा 1 लिखा हुआ है मतलब समझना है आपको ये सिग्मा डोनर है, ये सिग्मा डोनर है। और अगर सिग्मा डोनर है तो फिर पाई स्टार की अवेबिलिटी काफी मुश्किल है, पाई स्टार की अवेबिलिटी काफी मुश्किल है। ये सिग्मा से डोनेट कर रहा है मेरे भाई, सिग्मा से डोनेट कर रहा है, कहां से वापस लेगा, कहां से वापस लेगा? नहीं लेगा वापस, वापस ये नहीं लेगा। तो क्लासिकल काइंड ऑफ बिहेवियर है। इसी तरह से ये माइनस ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ईटा 3C3H5 ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा है, क्योंकि ये माइनस बेटा रेजोनेंस कर रहा है, ये तो रेजोनेंस कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता था CH2 सिंगल CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डोनेट हुई मेटल को, अब ये डोनेट हुई है तो वापस भी आ सकता है। तो ये हुआ ईटा 3C3H5, ये हुआ ईटा 3C3H5। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये ईटा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या है? जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, फाइन। नाउ अब
हाँ ईटा 2 भी हो सकता है बिल्कुल, अगर सिर्फ ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है तो ईटा टू कुछ भी हो सकता है, वो लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन। ओके चलिए आगे। अभी एक और टर्म पढ़ेंगे बेटा, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अगला टर्म ऑक्सीडेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी मैं आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यूज क्या है वो आगे चल के पढ़ाऊंगा, बट अभी निकालना सिखा रहा हूं कि अच्छा हाँ ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल यही सीक्वेंस को फॉलो करना। और अगर आपके मन में ये आ रहा होगा अरे यार हमको तो वहां ये पढ़ाया गया था पहले फिर वो पढ़ाया गया था, परेशान मत हो, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा मेरा अलग चलता है। आप देखिएगा, आप केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा होगा आपने, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हाँ यार ये पहले हो गया ये बाद में हो गया, लेकिन जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं सिर्फ इसी सीक्वेंस को फॉलो करिए, आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, बढ़िया से समझ में आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, और मैं बिल्कुल ये बीच बीच में आपको बताते रहूंगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया है भाई, ताकि हाँ दिमाग में बना रहे। अभी सिर्फ हमने लाइगेंड्स क्लासिफाई किए हैं अलग अलग बेसिस में, और अब हम ये दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं इसको। जैसे नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो वैसे निकालना है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के लिए डिफाइन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालना है चलिए लिख लीजिए, कैसे निकालना है, 2-3 एग्जांपल विल बी इनफ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यू मस्ट नो द चार्ज ऑन द लाइगेंड, मस्ट नो द चार्ज ऑन द लाइगेंड। अगर लाइगेंड का चार्ज नहीं पता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सॉल्व तो बहुत दूर की बात है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। FeCN होल 6 K4, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, देखिए आपने इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, आपने एक्स माना, साइनाइड आपको पता है -1 होता है, पोटेशियम आपको पता है +4 होता है, ओवरऑल इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो +4 + x - 6 = 0, तो x आ गया +2, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन में निकाला करते थे बचपन में 11th क्लास में, वैसे ही निकालना होता है, कुछ नया नहीं है। हाँ बस लाइगेंड का चार्ज थोड़ा पता होना चाहिए। एक आख एग्जाम्पल और लिख लीजिए, CrCO6, CrCO6। अगर यहां आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर बताओ Cr का, तो बेटा देखो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो खुद न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम में भी कोई चार्ज नहीं होगा। यहां जो x है वो 0 है, तो 0 भी हो सकता है। यहां जो x है वो 0 है, यहां जो x है वो 0 है। अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल यही लिखे दे रहा हूं मैं, PtCl4 2-, क्लोराइड आपको पता है -1 होता है, आप x लेके x - 4 = -2, तो प्लेटिनम +2 आ गया। तो बस यही कर, कुछ इस अंदाज में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। अभी आप एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए तो ये थोड़ा ठीक होगा। किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को बताओ। ठीक है, ये लो, Ti सिग्मा C5H5 होल ट्वाइस eta 5 C5H5 होल ट्वाइस, this is the complex, this is the complex, tell me the oxidation number of titanium here। अब देखो नोटेशंस को आपको समझना अच्छे से, क्या लिखा है मैंने, सिग्मा C5H5 ट्वाइस, eta 5 C5H5 ट्वाइस, टाइटेनियम। जल्दी 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 जल्दी,
जल्दी बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम हियर। कम ऑन फास्ट यार। ओके फाइन, करेक्ट करेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर। अभी यहां पर क्या इमेजिन कर लिया हमने कैसा कॉम्प्लेक्स है? कोई अभी बॉन्डिंग नहीं इमेजिन करनी है, बस हाँ क्या मतलब है वो समझना है। यहां पर ये C5H5 है। C5H5 मतलब साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन है जो कि सिग्मा की तरह डोनेट कर रहा है। और यहां पर ये C5H5 ये ईटा 5 मतलब अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। देखो एक चीज और बताऊं, कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी नोटेशन यूज करता है, Ti सिग्मा C5H5 होल ट्वाइस पाए C5H5। देखो जब वो पाए लिख दे ना, ऐसा लिख दे पाए, सिर्फ पाए लिख दे, ईटा ना लिखकर पाए लिख दे, तो इसका मतलब ये है कि जितनी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स उसके पास है वो पूरी डोनेट हुई। ठीक है, ये जैसे पाई लिख दे ईटा ना लिखे तो इसका मतलब है जितनी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके पास है पूरी डोनेट हो गई। तो दोनों सेम बात है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें -1 का चार्ज होता है। वैसे हमको अभी इससे ज्यादा मतलब था नहीं कुछ, हमको बस इतना पता है कि इसमें -1 का चार्ज होता है। तो अगर -1 का चार्ज है तो ये नेट गया -2 का चार्ज, ये भी 2 बार है तो नेट -2 का चार्ज। और अगर ये -2 है और ये नेट 0 है तो ऑब्वियसली टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये रही बात भाई ऑक्सीडेशन नंबर की। ओके, ये रही बात ऑक्सीडेशन नंबर की। इसी तरह से एक और लिखे, Fe पाई C6H6 ट्वाइस, Fe पाई C6H6 ट्वाइस। सो हियर, और चलो यहां पे मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, ये लो Cl2 ऐसे भी लिख दे रहा हूं। तो अब इसका क्या मतलब? तो अब इसका सीधा साधा मतलब है क्लोराइड है Cl-Cl-। तो अगर इधर क्लोराइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेट +2 रहा होगा, ये नेट +2 रहा होगा। और अगर ये +2 है, और अगर ये +2 है तो ये तो बेंजीन पाई है, पाई बेंजीन ईटा 6 वाला। तो बेंजीन में कोई चार्ज नहीं होता, तो ये +2 हो ना हो इस फेरस आयन का है, तो दिस इज Fe+2। तो ये हो गई भाई बात ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर पे और टाइम पास नहीं करना, ये हो गया। ये कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। तो EAN अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो मुझे बताएं कि यार क्या पढ़ा है आपने, EAN क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या है EAN? बताइए बताइए बताइए। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, क्या पढ़ा है? सिग्निफिकेंस की बात बाद में करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी बात बाद में करेंगे। निकालते कैसे पहले वो तो सीख लें। तो निकालने के लिए आप सभी ने अगर पहले पढ़ा है कहीं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए बात को समझते हैं थोड़ा। EAN कुछ नहीं है, ऐसा लिखो, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेंट्रल मेटल आयन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड EAN, दैट इज कॉल्ड EAN। और नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हमेशा नहीं लगता वो, कभी कभी लग जाता है, देखेंगे कब लगेगा, पहले निकालना सीखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेंट्रल मेटल आयन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने पीछे लिखा था CrCO6। ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को अगर नहीं समझ आया कि सर EAN कैसे निकाले, एक बार फिर से बता दो, तो पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस का कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस समय के बहुत पहले खत्म हो जाएगा, आप आराम से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। CrCO6, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला, तो आपने देखा Cr की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और Cr की एटॉमिक नंबर होती है 24, तो एटॉमिक नंबर लिखा 24, मतलब उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन थे। हमको यहां देखना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो 24 इलेक्ट्रॉन थे। अगर यहां पर +1 +2 का चार्ज होता, सुनना ध्यान से, अगर यहां पर +1 +2 का चार्ज होता, तब हम इलेक्ट्रॉन इसमें से घटाते बढ़ाते जो भी करते। तो अभी कोई चार्ज नहीं है, तो अभी क्रोमियम के पास इस कॉम्प्लेक्स में पहले से 24 इलेक्ट्रॉन थे, पहले से 24 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जो CO है, CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, CO इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 6 CO 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब ये 12 इलेक्ट्रॉन मेटल के हुए ना, अरे मेटल के साथ बॉन्ड तो बना रहे ना। तो जैसे मानो यार, जैसे A है, अब A को अगर B अपना लोन पेयर देता है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स A के भी तो पहुंच में है, तो इस हिसाब से बोल रहा हूं मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस A के पहुंच में है, तो इस तरह से काउंट करना है। तो टोटल इधर क्या हो गया, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। ओके, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। अब चलिए दूसरा एग्जांपल सीधे एक अच्छा वाला एग्जांपल करते हैं। जो पीछे हमने कॉम्प्लेक्स लिखा था, क्या कॉम्प्लेक्स, अब देखो ये सिग्मा पाई का बहुत काम आएगा यहां पर। सिग्मा C5H5 2, ये लिखा मैंने पीछे, ईटा 5 C5H5 2। इसमें मुझे बताओ कि टाइटेनियम का EAN कितना है, निकालो, सोचो 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 जल्दी, टाइटेनियम का EAN कितना है, व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो टाइटेनियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो टाइटेनियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 23, तो 23 में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 19 बचे। 23 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, 19 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे। अभी ध्यान से देखो, ये सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 2 दे रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, चलो भाई बढ़िया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन ऐसे 2 लाइगेंड है इसके, ऐसे 2 लाइगेंड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो 4 जोड़ दिया मैंने। उसके बाद, अच्छा एटॉमिक नंबर 22 है क्या, सॉरी नहीं यार, ठीक है 23 तो है क्या, सॉरी 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 टाइटेनियम, ये 18 होगा यहां पर यार, करेक्ट कर लेना, ठीक, 18 + 4 सॉरी। देन अब उसके बाद यहां पर देखें, ये ईटा 5 मतलब बेटा कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ ये 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या कैलकुलेट करेंगे इसकी हम, यस वी विल कैलकुलेट इट टू बी 34, हम 34 बोले।
तो यहां पर ये इससे मतलब नहीं है कि ये एक बॉन्ड बनाया, दो बॉन्ड बनाया, नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 5 दिया, इससे मतलब है। कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 5 इलेक्ट्रॉन दिया, इससे मतलब है। ओके, तो इस तरह से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का काम क्या है आगे देखेंगे। एक दो और कैलकुलेट करके बताइए पहले, थोड़ा सा एक दो और कैलकुलेट करिए। 32, सॉरी यार, ठीक, 18 + 4 + 10, ठीक है। ठीक है, आगे देखें। नाउ कैलकुलेट द EAN ऑफ दिस। EAN कैलकुलेट करना है फॉर दिस NiEDTA, NiEDTA -1, इसमें निकल का EAN कितना होगा? नहीं आया, लैग हो गया था। अच्छा चलो, लैग हो गया था, चलो मैं बता दे रहा हूं फिर से। देखो यहां हमने क्या किया, हमने टाइटेनियम को पहले देखा। देखो टाइटेनियम को देखा, टाइटेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 22 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4. So +4 oxidation number means 4 electrons have been lost. So now it has only 18 electrons. अब 18 इलेक्ट्रॉन्स में से अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए वो देखना है। इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए? अरे यार, एक गलती हो गई यहां पर, मैं बता रहा हूं, एक गलती हो गई थी। आप लोग बता भी नहीं रहे, आप 32 बोल रहे हैं। बेटा C5H5 इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है? 5 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो 6 दे रहा है ना। अरे यार, करेक्ट किया करो ना। अबे 5 एटम्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रहा है वो माइनस, वो पाई, इलेक्ट्रॉन तो 6 दे रहा है ना। सोचो, इलेक्ट्रॉन तो 6 दे रहा है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इधर हुए। ये सिग्मा से दे रहा है, सिग्मा से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 है। और यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन 6 दे रहा है, और 6 मतलब 2, तो कितने हो गए ये? 12 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन टोटल इसको मिल रहे हैं। तो ये हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34। क्लियर है क्या? ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34। लैग हो रहा है किसी का तो यार मेरे को फिर इससे लेना, थोड़ा फ्लो टूट जा रहा है मेरा। चलो अगला देखें, NiEDTA, NiEDTA -1। तो यहां पर हमको निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल का बताना है, तो क्या करेंगे, चलो मैं बता रहा हूं। निकल इज Ni, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालेंगे, तो EDTA आपको पता है, EDTA 4- होता है, EDTA 4- होता है। सो जस्ट फाइंड द एटॉमिक नंबर, इट इज X, तो X -4 इज इक्वल्स टू -1, तो X आ गया +3, तो निकल इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, निकल इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड EDTA इज अ 6 डोनर साइट है, और 6 डोनर साइट मतलब, अब निकल था आपका 28 में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो इसके पास थे 25 इलेक्ट्रॉन। अब EDTA ने दिए 12 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस मिला इसको 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 37।
आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये हो गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब मैं दो चार चीजें यहां पर पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल। MnCO5 ये कॉम्प्लेक्स है। MnCO5 कोई चार्ज नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और फिर मैं लेता हूं Mn2CO10, बस EN बताना है, अभी सिर्फ EAN बताना है, EAN। उसके बाद Mn2CO10 यहां EAN बताना है, Mn2CO10 यहां EAN बताना है। सर 12 क्यों? हेक्साडेंटेट है ना बेटा, EDTA कल की क्लास में बताए थे ना, ये हेक्साडेंटेट है। ओके, दिस इज हेक्साडेंटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। ओके, कोई नहीं, चलो। तो जब MnCO5 की EN की बात करेंगे और Mn2CO10, तो मैं Mn2CO10 का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। इट इज लाइक दिस, Mn2CO10, Mn के बीच में बॉन्ड होता है, CO 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 एंड CO। सिमिलरली CO, यहां भी CO, इधर भी CO, इधर भी CO और इधर भी CO। दिस इज Mn2CO10। ओके, इधर भी Mn2CO10। तो अगर जब हम बात करें बेटा MnCO5, तो आप बोलेंगे Mn मतलब 25, एटॉमिक नंबर 25 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो ये हो गया 35, कोई इशू नहीं। CO तो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन जब हम बात करेंगे Mn2CO10 की, तब यहां पर क्या होगा? Mn2CO10 मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, कोई चार्ज नहीं है इसमें, ये चार्जलेस स्ट्रक्चर है, ये चार्जलेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चार्जलेस स्ट्रक्चर है। Mn2CO10 की जब मैं बात करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप Mn को देखिए 25 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस, अब यहां से ये और ये, अब ये आए 10 इलेक्ट्रॉन, ये आए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक चीज, ये Mn के साथ ये Mn ने एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये एक्चुअली में डेल्टा बॉन्ड है। ये एक्चुअली में कौन सा बॉन्ड है? ये एक्चुअली में डेल्टा बॉन्ड है। इस डेल्टा बॉन्ड को हम आगे पढ़ेंगे, आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है डेल्टा बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो बेटा, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे आप बनाते हो ना ऐसा, ये S1 और S1 की ओवरलैपिंग, तो SS का सिग्मा ओवरलैपिंग करते हो ना, कुछ वैसा ही, बस यहाँ डेल्टा ओवरलैपिंग है। डेल्टा ओवरलैपिंग कैसे होता है? dx² y² और dx² y², जब z एक्सिस के अलोंग ऐसे अप्रोच कर रहे होते तो डेल्टा बॉन्ड बन रहा, तो ये डेल्टा बॉन्ड है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसको देगा, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया 36, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। ओके, यस, 4 लोब्स, बिल्कुल। तो ये हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। सर इसका काम क्या है? सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो पढ़ लिया हमने, बट इसका काम क्या है? काम बाद में देखेंगे, बस अभी निकालना सीख लिए, ठीक है। सो नाउ हमने जो बेसिक बातें हैं वो हमने कर ली, और अब हम पढ़ चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आइसोमेरिज्म को बाद में पढ़ाया जाता है, मैं पहले पढ़ा के निपटाता हूं आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आइसोमेरिज्म, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म, पहले आइसोमेरिज्म देखेंगे, आइसोमेरिज्म देखेंगे पहले। 30 सेकेंड्स, बिल्कुल, ये लीजिए 30 सेकेंड्स, लिख लीजिए, ज्यादा कुछ लिखाया नहीं है इसलिए नहीं दिया। ये लो, ये लिख लो। ओके, सो आइसोमेराइजेशन में हमने फिर से पढ़ना है दो तरह से,
एक आएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब आइसोमर्स का डेफिनेशन सबको पता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और आएगा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हम पढ़ेंगे 4 कैटेगरीज, 1 2 3 4, लगभग ब्रॉडली 4 तरह से ही पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। देन हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमर्स। देन हम पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स, और एक पढ़ेंगे आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 4 ही इंपॉर्टेंट है, 4 ही देखना। उसके बाद इधर तो सिर्फ वही ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये 2 आइसोमर्स यहां पर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। So let us begin with structural isomers first. Let us begin with structural isomers. So देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब ये होगा सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सबको पता ही है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में फर्क होगा। आपने ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत आइसोमर्स पढ़ा होगा, तो आपको वहां थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि हाँ ठीक है यार, स्ट्रक्चरल का ये मतलब होता है, स्टीरियो का ये मतलब होता है। बट अगर ऑर्गेनिक में नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो पहला टॉपिक डालता हूं मैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स लिखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। ओके, लिखो। इट इज ड्यू टू exchange of groups between complex ion and ions outside the coordination sphere. Ions outside the coordination sphere. Outside the coordination sphere. It is possible when ions outside are potential ligands. It is possible when ions outside are potential ligands. When they are potential ligands. इसका मतलब क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, उसी से समझ में आ जाएगा। सपोज करो CONH3 Br एंड सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक आयन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आयन नॉर्मल है, सल्फेट बाहर। और इसी के साथ में अगर मैं इसको अंदर इसको बाहर कर दूं तो ये है CONH3 SO4 और बाहर चला गया Br। तो इन दोनों पे थोड़ा फोकस कर लो, इन दोनों पे फोकस कर, तो आप बहुत क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ है। ये सल्फेट अंदर, ये Br बाहर, तो बाहर का आयन जो है वो पोटेंशियल लाइगेंड है, ये लाइगेंड की तरह काम कर रहा है। और यहां पर ये लाइगेंड की तरह काम नहीं कर रहा, यहां पर ये लाइगेंड की तरह काम कर रहा है। तो दोनों ही अलग है, यहाँ ये लाइगेंड है, यहाँ वो बाहर का आयन है, लाइगेंड नहीं है। तो इनको हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। अब बच्चों के मन में क्या आता है, अब ये जो लाइन लिखी है ना, इसको बड़ा दिल से ले लेते हैं, इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स। तो फिर वो सोचने लगते हैं कि सर ये एक्सचेंज कैसे हो गया, ये कैसे हुआ होगा सर, ये होता कैसे है, ये एक्सचेंज कैसे होता है, ये सब मन में आ जाता है कि कैसे हो गया सर एक्सचेंज। अबे कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है,
ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ऐसे सोचना है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कुछ उस ऐसा नहीं हुआ है कि उसको लेके हमने एक्सचेंज कर दिया तो वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मूला में ये सिमिलैरिटी दिख रही है कि फॉर्मूला सेम है, और स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या नजर आ रहा है देख लो बस। ये अलग घूम रहा था, अपनी दुनिया में मस्त था, ये अपनी दुनिया में मस्त था। हमने बोला अबे तुम दोनों में तो सिमिलैरिटी दिख रही है, तो ये बोले क्या सिमिलैरिटी है, तो बोला यार ये Br यहां पर बाहर है और यहां लाइगेंड है, बस यही सिमिलैरिटी है। तो बोले अच्छा तो क्या करें, तो फिर बोला गया चलो तुमको हम आइसोमर्स बोल देते हैं और तुमको कैटेगरी दे देते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। ऐसे हुई ये बात, ठीक। इस तरह से इनको कैटेगरी दे दिया गया। ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, इनका आपस में ऐसा कोई लेना देना नहीं है कुछ खास, ठीक है। कलर भी अलग अलग है, दिस इज रेड इन कलर एंड दिस इज काइंड ऑफ वॉयलेट कलर का है, ये थोड़ा वॉयलेट कलर का है, एंड दिस इज रेड इन कलर, तो अलग अलग कलर भी। तो ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट इज, बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं लाइक दिस, PT NH3 4 Br2 Cl2। इसी में आप क्या कर सकते हो, Cl Br को एक्सचेंज कर दो, PT NH3 होल 4 Cl2 Br2, ये आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। अच्छा अगर ऐसे कर दे तो आइसोमर बनेगा क्या, PT NH3 होल 4 BrCl और यहां पर BrCl, ऐसे बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। सर ये सारी चीजें लर्न कर लेना, कौन सी चीजें, क्या लर्न करने का इसमें, ये क्या इसमें कुछ रटने का थोड़ी नहीं, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें लर्न करने का ऐसा रटने का कुछ नहीं बेटा, ये तो डेफिनेशन है। आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, आपको दिया है ऐसा तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि ठीक है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, आयोनाइजेशन आइसोमर से आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ये इसमें कुछ खास लर्न करने वाली चीज नहीं है। अब यहां पर देखो ये सब भी काइंड ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स ही है, देख के समझ आ जाना चाहिए आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि बाहर वाला जो आयन है वो लाइगेंड बन गया है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, ऐसा अगर आपके साथ वो ट्रैप खेल ले तो आप फंसिएगा मत। देखो जब ऐसा लिखा रहता है ना यहाँ यहाँ, तो हम बहुत बार क्या करते हैं, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर पे गौर नहीं करते, हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर पे गौर नहीं करते। तो एक चीज और बहुत जरूरी बात है, मान लो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम दिख रहा है और पीटी लिखा हुआ है, यहाँ भी फॉर्मूला मान लो पीटी या कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी पीटी लिखा हुआ है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान नहीं दिया, मान लो यहाँ ये +2 में है और ये यहाँ +4 में है, तब हो सकता है कि सभी फॉर्मूला सेम दिख रहा हो, सब एटम एटम हो सकता है आपको सेम दिख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया है कि आपको सब एटम एटम लाइगेंड वाइगेंड का नंबर सेम दिख रहा है, लेकिन आयन अगर अलग है, पीटी का +2 है, एक में पीटी का +4 है, तो क्या उसको आइसोमर्स बोलेंगे, क्या आइसोमर्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी में ये सब गलतियां हो जाती हैं, आपको नहीं करना, पहले से बता दे रहा हूं। तो आयंस सिर्फ सेम एलिमेंट का आयन हो ऐसा नहीं है, वो आयंस सेम ऑक्सीडेशन नंबर के होने चाहिए। आयंस शुड बी ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर, आयंस शुड बी ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर। आयंस मतलब सेंट्रल मेटल की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल मेटल आयंस शुड बी ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर, डन, ठीक। हम सब में ऐसा नहीं कर सकते ना, तब में मतलब सब में मतलब नहीं समझ रहा हूं मैं, हाँ नहीं सब में नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ है, पोटेशियम कैटायन दिया हुआ है, ये पोटेशियम दिया हुआ है FeCN6, FeCN6 कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये लो K4 इसमें, तो अब इसका आप कोई आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं बना सकते,
इट विल नॉट हैव आयोनाइजेशन आइसोमर, बिकॉज यहां जो बाहर का जो आपके पास आयन है, ये जो बाहर का आयन है, ये कभी भी लाइगेंड नहीं बन सकता, ठीक है, कैन नॉट हैव आयोनाइजेशन आइसोमर्स, इसके आयोनाइजेशन आइसोमर्स नहीं हो सकते, ये देख लो, बिकॉज ये बाहर का आयन कभी भी लाइगेंड बन ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसी बातें हैं, वो देख के समझ आ जाएगा आपको। अगला मैंने लिखा लिंकेज, अगला मैंने लिखा लिंकेज, ये नोट हो गया, जल्दी से कर लो, उसमें क्या ही करना है नोट। अगला लिखो लिंकेज, सेकंड। ये तब आता है एम्बिडेंटेड लाइगेंड स्पेशल है, ये जब एम्बिडेंटेड लाइगेंड है ना उनके केस में आएगा ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स, एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स shows this kind of isomerism, this kind of isomerism, एम्बिडेंटेड लाइगेंड दिखाते हैं ऐसा, ठीक है, this kind of isomerism is shown by ambidentate ligands। how? बहुत सिंपल सी बात है, जब आपका लिंकेज बदल जाए, ये कोई मेटल है, अब यहां पर आपने लिखा है NO2 6, ये लिखा ऐसा कुछ, और इसी में आपने ये मेटल लिखा और ONO6 ऐसा लिखा, तो बस यहां पर आपका लाइगेंड जो था ये एम्बिडेंटेड था, एक बार इसने N से दिया फॉर्मूला वही रहेगा, एक बार O से दिया फॉर्मूला वही रहेगा, बट प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी। ये दो बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, ये बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, कलर अलग हो जाएगा क्योंकि लाइगेंड का स्ट्रेंथ अलग हो गया, कलर अलग हो जाएगा। उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे करेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, अलग है, बस अभी आप ये समझो, हाँ ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। इसी तरह से आप साइनाइड का भी एक एग्जांपल लेके सोच लो, साइनाइड का भी एक एग्जांपल लेके सोच लो, ऐसा M अगर वो CN से डोनेट कर रहा है 6 बार, ऐसा कुछ, ये अलग है, और जब यही NC डोनेशन हो रही है तो अलग है, तो बहुत क्लियर कट दिख जाता है लिंकेज आइसोमर, कोई दिक्कत नहीं होता, डन है ये, और टाइम पास करने की इसमें जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, थर्ड इज हाइड्रेट आइसोमर, थर्ड इज हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर्स, सो लिखे complexes having same formula but having same formula but differs in number of water of crystallization molecules, number of water of crystallization molecules, water of crystallization। एग्जाम्पल, जैसे देखो हाइड्रेट का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं CrCl3.6H2O, ठीक है, ये एक ओवरऑल फॉर्मूला है, ये एक ओवरऑल फॉर्मूला है, देखो बेटा पानी जो है वो लाइगेंड की तरह भी रह सकता है और बाहर भी रहता है, बाहर रहता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज यू नो, क्योंकि काफी पोलर होता है, तो वो अच्छा खासा आयनिक अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है, तो पानी का मॉलिक्यूल बीइंग न्यूट्रल ऑल्सो बाहर रह सकता है। बाकी आप कोई न्यूट्रल चीज को
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहते हुए नहीं देखोगे। यस, आप नहीं देखोगे। कोई न्यूट्रल चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, आप ये नहीं देखोगे। पानी रहता है, नहीं तो जो बाहर चीजें हैं वो क्यों रहती हैं? चार्ज बैलेंस आउट करने के लिए, है ना। आप कहीं भी देख लो, जितने भी हमने कॉम्प्लेक्स अभी लिखे हैं, जो बाहर जो चीजें हैं वो चार्ज बैलेंस आउट करने के लिए। ये क्यों है? क्लोराइड चार्ज बैलेंस आउट करने के लिए। यहां नेट +2 है तो ये -2, यहां नेट +2 है तो ये -2, यहां नेट +2 है तो ब्रोमाइड क्लोराइड, ये बाहर बाहर जो चीजें हैं वो चार्ज बैलेंस करने के लिए है। बट पानी ऐसी चीज है जो कि काफी पोलर होने की वजह से वो लाइगेंड नहीं भी है। वो अगर लाइगेंड नहीं भी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी से इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट होके लैटिस में फंस जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट होके लैटिस में फंस जाते हैं, और उन फंसे हुए पानी मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसलिए स्पेशल है, इसीलिए स्पेशल है। हम यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की नंबर्स में फर्क है, उनको हम यहां पे डिनोट करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये एक ओवरऑल फॉर्मूला मैंने लिखा, कैन एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। क्या है वो वेरियस फॉर्म्स? तो सुनिए सुनिए सुनिए, ये ऐसे रह सकता है। देखिए, Cr हो सकता है पूरे पानी के मॉलिक्यूल्स लाइगेंड हो, Cr H2O6 Cl3, ये पहला। अब इसमें क्या हो रहा है सोच पा रहे हैं आप? यहां पर ऐसा होगा, क्रोमियम +3 आयन होगा, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे ये लाइगेंड होंगे, पूरे पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे लाइगेंड होंगे। ये देखो ऐसे, ये शानदार लाइगेंड्स, these are ligands like this, these are ligands, ये ligands। एंड क्लोराइड, अब ये +3 चार्ज है तो ये 3 क्लोराइड। अब ये 3 क्लोराइड का कोई डायरेक्शनल नेचर तो है नहीं, ये आयनिकली अट्रैक्टेड है, ये 3 क्लोराइड आयनिकली अट्रैक्टेड है, ये कुछ इस तरह का है। इसी तरह से ये ऐसे भी रह सकता है, हो सकता है एक क्रिस्टलाइजेशन में चला जाए, लेकिन क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसा होगा H2O5 Cl। अब देखो एक Cl माइनस अंदर आ गया, क्रोमियम +3 है, Cl माइनस अंदर आ गया, नेट +2 चार्ज बचा। अब नेट +2 के लिए बाहर 2 क्लोराइड चलेंगे और एक डॉट H2O। ये देखिए, ये ऐसे भी रह सकता था, ये ऐसा भी रह सकता था। अब इसको आप, कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसको भी तो आयनाइजेशन बोल सकते हैं क्या, सर इसको भी आयनाइजेशन बोल देते हैं क्या? क्या अलग तरह से डिफाइन किया गया बेटा, स्पेशली फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वी हैव डिफाइंड इट। ठीक है, स्पेशली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमने डिफाइन किया है, तो इसको आप हाइड्रेट आइसोमर्स ही बोलो। ठीक है, स्पेशली उसके लिए डिफाइन किया है तो इसको आप हाइड्रेट आइसोमर ही बोलो, दैट विल बी गुड, हाइड्रेट आइसोमर ही बोलो। तीसरा और कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ये समझ रहे हो? अब एक पानी की जगह 2 पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजो तो H2O4Cl2 एंड ClH2O और 2 पानी के मॉलिक्यूल्स। ऐसा भी हो सकता था कि ये CrH2O3Cl3, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जो 3 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल होने के बावजूद क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे बाहर बैठे हुए हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स। इसमें भी कुछ खास ग्लैमर नहीं है कि आपको परेशान करे या नहीं समझ आए, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जब फर्क आ जाए तो स्पेशली उनको हम हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। थोड़ा स्पेशल काइंड है, बट अगर हाँ, अगर आपके मन में ये आ रहा है तो क्या सर इसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर भी बोल सकते हैं? सर अगर ऐसा पूछा जाए कि ऑल हाइड्रेट आइसोमर्स आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाँ तो ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा बोला जाए कि हाइड्रेट आइसोमर्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ, लिख लो इस स्टेटमेंट को, हाइड्रेट आइसोमर्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप स्पेशली डिफाइन किया गया है तो स्पेशली बोलिएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स कोई बहुत नई कैटेगरी नहीं है,
इस तरह से डिफाइन। ओके, ऐसा बोला जा सकता है, बोलने में कोई बुराई नहीं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लिखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर का क्या मतलब है, ध्यान से लिखेंगे। ये उन कॉम्प्लेक्सेस में होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आयन कॉम्प्लेक्स आयन है। तो पहला पॉइंट, shown by those complexes where both positive and negative parts are complex। जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हैं, वो लोग ये आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इट इज कॉज्ड बाय exchange of ligands between two ions मतलब क्या? between two complex ions। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल देख के समझेंगे, और ये थोड़ा सा जरूरी है, मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ा जा सकता है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बहुत टफ भी नहीं है, बट बाकियों से बेटर है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज वी हैव Pt NH3 whole 4 Pt Cl4। ये बता दिया गया है कि दोनों में ही प्लेटिनम +2 में है, ये आपको पता है, ठीक है, दोनों में ही प्लेटिनम +2 में है, ये आपको पता है। तो अगर बेटा यहां पर मैं बोलूं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर मेरे को बनाने हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, मुझे देखना है कि कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बने, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बने। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। लिख लो। देखो बेटा, एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड करना है, अभी ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना। तो आप लाइगेंड एक्सचेंज करोगे तो ऐसा करो कि 4 है, तो एक क्लोराइड इधर ले आओ, एक क्लोराइड इधर दे दो। क्या आपको यह समझ आ रहा है कि इसमें +2 है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो इस पे नेट +2 का चार्ज है, इस पोर्शन में नेट +2 का चार्ज है। सिमिलरली ये +2 है, ये -4 है, तो नेट पोर्शन में -2 का चार्ज है। ये सब चार्जेस बहुत बेसिक सी बात है, दिख रहा होगा। ओके, now let's exchange the ligands and on exchanging ligand I will get this Pt NH3 whole 4 था, 3 कर दिया मैंने और एक क्लोरीन लिख दिया, एक ही। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? देखो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज मतलब एक Cl इधर ले आया, अब एक NH3 उधर दे दिया मैंने, तो क्या हो गया? Pt NH3 एक इधर चला गया, एक Cl इधर चला गया, ये 3 Cl हो गई। ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अब अगर आप सोचे कि आप अंधाधुंध मैथमेटिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि 4 है तो 4 फैक्टोरियल, फलाना फैक्टोरियल, ये सब मत करना, मैथमेटिकली नहीं देखना है। थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो पॉसिबल भी है कि नहीं, ठीक है, मैथ्स नहीं करना है यहां। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है
क्या ये पॉसिबल है? चेक करना है बार बार, क्या ये पॉसिबल है, ये बात ध्यान रखना, क्या ये पॉसिबल है। तो हमने देखा कि यार पीटी +2 में है, पीटी +2 में रहना जरूरी है, तो ये +2 और ये -1, तो नेट क्या हो गया, नेट 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 तो +1 हो गया, नेट +1 हो गया, पीटी और ये -3, तो नेट क्या हो गया, -1। तो ये कॉम्प्लेक्स तो बन सकता है, लेकिन क्या ये और ये आइसोमर्स होंगे? क्या ये दोनों आइसोमर्स होंगे? आर दे आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यस और नो? कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं, दिल तोड़ देते हैं मेरा, सर ये +2 है, यहां +1 है, तो आइसोमर थोड़ी नहीं हुए। अबे वो तो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज से क्यों परेशान हो रहा है? तो ये आयन को देखना, प्लेटिनम +2 है ना, प्लेटिनम +2 है, प्लेटिनम +2 है, प्लेटिनम +2 है, आयन थोड़ी ना अलग, आयन तो वही, ठीक है। ये सब मत देखना कि ये +2 है, ये +1 है, अलग हो गया, अबे अलग नहीं हुआ, आयन को देख, सेंट्रल मेटल आयन तो वही है। तो ये आइसोमर्स पॉसिबल है। ऐसा कर लिए, अब दो दो बदलो, अब दो दो को बदलो, मतलब सर अभी एक क्लोराइड लाए, अब 2 ले आते हैं, तो 2 लाओगे तो बताओ क्या ये सही, क्या ये सही? ऐसे लिख रहे हो और फिर यहां ऐसे लिख रहे हो, क्या ये सही? तो आंसर है नहीं। अगर आपको लग रहा है ये सही है तो आप बेवकूफ, तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि 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 ये पीटी +2 है। अबे अगर पीटी +2 है, ये क्लोराइड -2 है, तो नेट इसमें कोई चार्ज नहीं। तो अगर इसमें नेट कोई चार्ज नहीं है तो ये यहां क्या कर रहा है? समझ गए बात? अगर इसमें नेट कोई चार्ज है ही नहीं तो ये यहां क्या कर रहा है? ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता। ओके, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता। तो यहां पॉसिबिलिटी, यहां बस कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन सकते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई हो। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत आसान है, आराम से देखेंगे आप। 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकते हैं। आगे बढ़े, इसको नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो, अगला केस करते हैं, अगला केस देखते हैं फिर। अभी मैंने दोनों एटम सेम रखे थे, ठीक है। अभी थोड़ा एटम बदल देते हैं, अभी थोड़ा एटम बदल देते हैं, दोनों एटम बदल देते हैं इधर, ठीक है। तो क्या होगा, चलो, तो अगर हमने ऐसा किया, पीटी NH3 होल 4 complexed, this is the positive part, and CuCl4 whole 2 minus, this is the negative part. This is having a net +2, net -2. And how many coordination isomers are possible? How many coordination isomers are possible? So कितने coordination isomer बनेंगे यहां पर? जल्दी बताओ। दो बन रहे हैं, देखो देखो देखो, पहले तो ये बनाए, अब यहां से समझ आया प्लैटिनम +2 है, कॉपर +2 है, चलो चेंज करो, पहले एक एक बदलो, एक इधर लाओ, तो ये हुआ बेटा NH3 होल, ये NH3 3Cl, तो यहां पर ये भी आ जाएगा कॉपर के साथ, CuCl3NH3 1, ये हो गया, बहुत क्लियर कट दिख रहा है। ये Pt है +2, ये -1, सो नेट +1 चार्ज, कॉपर है +2, क्यूप्रिक आयन है -3, तो नेट -1 चार्ज, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, 3 लग रहा है। ओके, चलो देखो अभी देखते हैं आगे।
अच्छा, दो दो करने का तो कोई मतलब नहीं है, बेवकूफी है, दो दो करने की तो बेवकूफी है ना, वो तो नहीं कर सकते। अब देखो दूसरी बात, अगर मैं दो दो नहीं करना, नहीं तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक काम करो, अब अमोनिया ऐसा करो, यहां पर पीटी NH3 4 था, NH3 कम कर रहा हूं मैं, NH3 1 रख रहा हूं और क्लोराइड 3 रख रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल। और यहां पर कॉपर NH3 3 रख रहा हूं और क्लोराइड 1 रख रहा हूं, क्लोराइड 1 रख रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, Pt +2 और ये -3, तो ये नेट -1 हो गया। और यहां पर कॉपर +2 और नेट -1, तो यहां पर ये +1 हो गया। तो गलत है क्या? गलत नहीं है। अब रीति रिवाजों के अनुसार आप पॉजिटिव आयन को पहले लिखना प्रेफर करते हो तो लिख दो पहले, क्या जाता है। अबे फॉर्मूला तो वही है ना नेट, देखो ध्यान से, फॉर्मूला तो वही है, ये लो, रीति रिवाजों के अनुसार हम पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं, तो लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, बचपना कर रहे हो क्या, लिख दो पहले, क्या दिक्कत है। तीनों अलग है कि नहीं बताओ, तीनों अलग है, बिल्कुल समझ आ गया। और अब इसी तरह से बिल्कुल जिसका 4 आ रहा है वो सही आंसर। इसी तरह से अगर आपने CuNH3 4 कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं नेट +2 यहां बैठेगा और PtCl4 -2 नेट यहां बैठेगा। तो ये और ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब मेटल के साथ यहां अमोनिया है, लेकिन यहां मेटल के साथ आपका क्लोराइड था। क्या समझ में आ गया? These are four possible coordination isomers. These are four possible coordination isomers. Understood? ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा फॉर्मूला बने, अब आप ये बना के देख लीजिएगा, मैं आंसर्स लिख दे रहा हूं, आप बना के खुद से देख लीजिएगा, इतने समझदार सब हैं। अब अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए और दो अलग अलग सेंट्रल मेटल आयन हो, ठीक है, दो अलग अलग सेंट्रल मेटल आयन हो और ऐसा हो जाए, तो आंसर 6 होता है। तो 6 पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ही बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि स्ट्रक्चरल में आप बोलोगे सर लिंकेज भी हो सकता है, यहां पर लिंकेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिंकेज मैंने फिक्स कर दिया, n से डोनेट करवा रहा हूं। तो 6 पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर है यहां पर, थोड़ा सा याद रखिएगा, बार बार बना के देखने की बहुत जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको वेरीफाई करना है, मैंने तरीका समझा दिया है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। बट अगर इसी में दोनों को मैंने मेटल आयन को सेम कर दिया ना, तो आंसर 3 हो जाएगा। चेक करके आप देख लीजिएगा, दोनों सेंट्रल मेटल आयन को मैंने अगर सेम कर दिया तब आंसर 3 हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रट लीजिए, आपको तरीका तो सिखा दिया गया है, ठीक है, तरीका सिखा दिया गया है। अब आप इसको खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा कि कैसे 3 हो जाएगा, कैसे ऐसा हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3, यहां आंसर है 3। और अगर इस तरह से मैंने लिखा NiEN होल थ्राइस +3, EN एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, आपको पता है। सिमिलरली Fe ऑक्जिलेट है, FeC2O4 होल थ्राइस ऑक्जिलेट है, ये -3, नेट -3। यहां पर ऑल्दो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां भी बॉन्ड ये 6 बना रहे हैं, लेकिन एक ही EN 2 बॉन्ड बना रहा है, यहां आप पॉसिबिलिटी देखिएगा 4 आ जाएगा। सो ट्राई एंड वेरीफाई दीज बाय योरसेल्फ। आप बोलो ना क्या डाउट है, बिल्कुल पूछ लो यार, सिली डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं ना, पूछ लो, कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पर वेरीफाई दीज बाय योरसेल्फ, ओके। ये वेरीफाई कर लीजिएगा। एंड
इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स, और अगले ही क्लास में पूरी स्टीरियो आइसोमरिज्म खत्म करा देंगे, ठीक है। अगले ही क्लास में ये पूरी स्टीरियो आइसोमरिज्म खत्म करा देंगे, एंड देन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी फटाफट कराएंगे। ये बहुत आसान पोर्शंस हैं, इनको फटाफट करना है, ताकि हम थ्योरीज जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत आराम से सब चीजों को सीख पाए। CrH2O Cl2 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कैसे है बेटा? देखो ना यार, देखो जो Cr है तुम्हारा, Cl3 बाहर बैठा हुआ है ना, तो Cl3 बाहर बैठा हुआ है। अब इसका मतलब है कि 3 क्लोराइड आयन बाहर है, मतलब यार नेट +3 है, और ये वाटर है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो ये +3 किसका है? +3 क्रोमियम का ही है, और किसका है? ये +3 क्रोमियम का ही है, और किसका है? हाँ, 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो 3 क्लोराइड बाहर है तो नेट +3 है ना इस पे, ये +3 इसका 0 होता है, तो +3 क्रोमियम का ही है, और क्या। ठीक है, चलो भाई ठीक है, फिर शुभ रात्रि सभी को, और कल हम करेंगे, थोड़ा अच्छा पार्ट है कल वाला, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत लोगों की पर्सनल डिमांड भी थी मेरे से कि सर, हाँ काउंटर आयन देखना, ये कोई ऐसा कोई रूल मत बनाओ काउंटर आयन देखना। बेटा ये वही वाली बात है, ये जो तुम बचपन में करते, कुछ नया नहीं है, ये वही वाली चीज है। ये जो लिखते थे ना Na2SO4, तो क्या करते थे? Na+SO4 2-, इसको कोई नई चीज मत बना लो कि अच्छा इसको देखना है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बेकार बात है, ऐसे नहीं करने का, कुछ नया थोड़ी ना है। बस यहाँ पर जो कैटायन, आप बचपन में ऐसे Na+ वाला कैटायन पढ़ते थे, अभी बस यही कैटायन थोड़ा बड़ा हो गया है और उसका नाम हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, वही चीज, कुछ नया नहीं है ऐसा, ठीक है वही चीज। अब सोचो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए भैया, ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर। अरे यही डिमांड थी कि सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का करा दीजिए। पिछले साल बच्चों को बड़ा इसमें परेशानी हो रहा था, सर याद नहीं होता है, ऐसा वैसा। मजा आएगा, देखना कल पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।